हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर का थर्ड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक लोकतांत्रिक देश है। तो कौन से होते हैं वो नियम कि जैसे जनता की जो सारी शक्ति होती है उसका जनता ही जो है वो सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है, स्रोत है। यानी कि पावर्स जो है वो जनता के हाथ में होती है, वही अपना लीडर चुनते हैं। समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को जो सम्मान है वो दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है सभी, कोई भी समूह हो, कोई सबके जो विचार है, अभिव्यक्ति का जो है, सभी को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का जो है वो दिया गया है। ठीक है, मतलब एक क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई है, पावर दी गई है। सभी अपने विचार रख सकते हैं, कोई अभी अपना जो है समूह बना सकता है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है उसके कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। तो अब जो है हम यही पढ़ेंगे इसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन से होते हैं, किस आधार पे जो है सत्ता बटी हुई होती है। तो सबसे पहले है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है? क्षैतिज वितरण कि जब सत्ता जो है वो सरकार के विभिन्न अंगों में बांटी जाती है तो इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। जब एक ही स्तर पर जो है सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। और ये अंग कौन से होते हैं? ये अंग हैं हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले जो विधायिका है वो क्या होती है? जिसमें संसद आती है और उसके सदस्य, ठीक है, संसद और उसके सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। सेकंड है कार्यपालिका, जो कार्य करती है यानी कि सत्ता को संभालती है, और इसके अंदर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। थर्ड आती है हमारी न्यायपालिका, जो कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के जो कानून हैं उन पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि न्याय करती है। इन तीनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये है हमारे सरकार के विभिन्न अंग जिनमें सत्ता को इक्वली बांटा गया है अलग अलग स्तर पर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। वो था हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें जो सत्ता है वो सरकार के ही विभिन्न स्तरों पर बटी होती है। वहाँ पर सरकार के विभिन्न अंगों की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे सरकार के विभिन्न स्तर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4 स्तर हैं। तो हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे कि सबसे नीचे लेवल का होता है हमारा पंचायती सरकार, जिसमें जैसे कि गांव में होती है ग्राम पंचायत। उसके ऊपर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जैसे कि जो मुख्यमंत्री होता है पूरे स्टेट को चलाता है, राज्य को चलाता है। उसके ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, जो पूरे देश को चलाती है, जिसमें सारे राज्य भी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, यानी कि पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार होती है केंद्र सरकार। फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है सरकार आती है भारतीय सरकार, यानी कि पूरी इंडिया की गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर होती है और जो तीनों को संचालित करती है, तीनों को चलाती है, जैसे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का वो भी होता है, सेनापति होता है। तो इस तरह से वो पूरे देश को संचालित करता है। ठीक है, तो ये 4 स्तर हैं जिस पे अलग अलग स्तर पर जो है बांटा गया। जैसे गांव की देखभाल करने के लिए पंचायत बनी है, एक सिर्फ राज्य के लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री हैं। फिर उससे ऊपर जो इन तीनों को ही संचालित करता है वो हमारे राष्ट्रपति, जो हमारी भारतीय सरकार के अंडर आते हैं। तो ये था सरकार का विभिन्न स्तरों पर कैसे बांटा गया है। उसके बाद आता है हमारा सत्ता का सामाजिक समूह में वितरण, यानी कि जो बहुत सारे समूह बने होते हैं उसमें किस तरह से बांटा गया है, क्योंकि भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर भी कई सारे समूह बने होते हैं। तो उसमें कैसे बांटा गया है, तो उसके बीच में भी जो है वितरण करना बहुत आवश्यक है ताकि एकता बनाए रखी जा सके, ताकि लोग जो है भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर जो है लड़े ना। तो उसके लिए ये रूप बहुत आवश्यक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में हमने पढ़े थे कि वहाँ पर क्या किया है, सामुदायिक सरकार भी थी जिसमें एक ही भाषा के लोग उस सरकार को चुनते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो किस चीज़ पे फैसला लेते थे, संस्कृति और शिक्षा पे। तो ये सामुदायिक सरकार जो है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि सामाजिक समूह में किस तरह से सत्ता को बांटा जाता है ताकि देश में विभाजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 4th, जिसमें आता है राजनीतिक पार्टियों के बीच में सत्ता का वितरण, क्योंकि देश में बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं जो चुनाव लड़ती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया होती है, हम लोग वोट डालते हैं, पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है और हम अपने मन पसंदीदा जो नेता होता है उसको वोट डालकर चुनते हैं।
तो ये सब क्यों किया जाता है? ताकि जो सत्ता है वो किसी एक लिमिटेड व्यक्ति के हाथ में ना रहे, जो पावर है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में ना रहे और हर 5 साल बाद किसी ना किसी दूसरी पार्टी के हाथ में वो जाती रहे। यानी कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सामाजिक समूह के हाथों में वो आती जाती रहे। ठीक है, मतलब कोई नेता बहुत अच्छा चल रहा है तो हर दूसरे 5 साल में भी लोग उसे ही चुनेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा हो। तो मतलब हर किसी को आगे आने का मौका मिलता रहता है और नए नए लोग जो है, नई नई विचारधाराएं लोग के सामने आती हैं। तो राजनीतिक पार्टियों में भी इसलिए सत्ता का वितरण किया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों के सामने विकल्प उत्पन्न हो। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जिसमें हमने बताया कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कैसे हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से सत्ता को जो है बांटा जाता है। अब हम इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं छोटा सा, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता को विभिन्न भागों में बांटना। उसके अलावा सत्ता की साझेदारी, इस लेसन में हमने 2 केस स्टडी पढ़ी, श्रीलंका की और बेल्जियम की। बेल्जियम में जो है सत्ता को ठीक से बांटा गया तो वहाँ पे गृहयुद्ध होने से बच गया। दूसरी तरफ जो श्रीलंका था वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, वहाँ बहुसंख्यकवाद उत्पन्न हो गया और वहाँ पे लोग विद्रोह करने लग गए। ठीक है, और हज़ारों लोग मारे गए। उसके बाद हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। एक लोकतांत्रिक देश में किस तरह से सत्ता को कई भागों में बांटा जाता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, दूसरी तरफ सरकार के विभिन्न रूपों में जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सामाजिक समूह के रूपों में और 4th राजनीतिक पार्टियों के बीच में। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।